सो चलो अब वार्तालाप बंद और अब देंगे थोड़ा सा ध्यान। तो लास्ट क्लास में एक तो अपन ने बात कर ली थी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, दूसरा हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में बात कर चुके थे। तो अब एक बात देखें, हमने कहा कि जनरेशन एंड कंडक्शन में सबसे पहला जो स्टेप आता है इसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बताओ सोडियम बाहर ज्यादा के अंदर? सोडियम बाहर जाता और पोटेशियम अंदर जाता। प्रोटीन्स कहां पाई जाती हैं, अंदर की बाहर? चार्ज कैसा? परमिएबल की नॉन परमिएबल? आपने कहा कि मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज कितना रहेगा? -70 मिली वोल्ट। फिर कहा कि अगला स्टेप आता है डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही स्टिमुलस आएगा एक्सोलेमा फ्रीली परमिएबल किसके लिए हो जाएगी? सोडियम आयन। क्योंकि ओपन क्या हुआ? सोडियम आयन के बीजीसी। सोडियम आयन अंदर आएगा कि बाहर? अंदर। सोडियम के अंदर आने की वजह से अब मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज कैसा? पॉजिटिव, बाहर निगेटिव। फिर आपने कहा कि इस टाइम पर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा बाहर कम, और पोटेशियम भी अंदर ज्यादा बाहर कम। फिर हमने कहा कि इसके जस्ट बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अब क्या होता है कि जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से अब जो पोटेशियम आयन है ये कहां जाएगा? बाहर। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है, यानी कि फिर से कितना आ जाएगा? -70। पर इस टाइम पर अंदर सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम, जबकि बाहर की तरफ सोडियम कम है, पोटेशियम ज्यादा। फिर आपने कहा कि यहाँ पे जो लीकी चैनल्स हैं और सोडियम पोटेशियम पंप है ये वापस से आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन को वहीं पर लेकर के आ जाएंगे जहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था। फिर हमने कहा कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? साइनेप्स का। साइनेप्सेस होते हैं दो टाइप के, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। यहां एनसीईआरटी तीसरी लाइन में कहती है कि द टू न्यूरॉन्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। तो वहां पर इसलिए कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में दोनों न्यूरॉन्स सेपरेट नहीं होते हैं, जबकि केमिकल साइनेप्स के केस में होंगे। तो आप जरा देखिए केमिकल साइनेप्सेस कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर, तो उसके बारे में जरा अपन बात कर लेते हैं कि ये कैसे बनेगा और कैसे काम करता है। देखिए बेटा, ये आपके पास पहला न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन, और ये हो गया साइनेप्टिक नॉड। तो आपने कहा कि ये क्या हो गई? इसकी बेटा एक्सॉन एंडिंग है। एक्सॉन एंडिंग के बाद यहां क्या आ जाता है? साइनेप्टिक नॉड। तो ये एक्सॉन एंडिंग है और ये हुआ आपका साइनेप्टिक नॉड। साइनेप्टिक नॉब में कुछ मौजूद था? क्या था? तो आपने कहा था कि साइनेप्टिक नॉब में पाए जाएंगे साइनेप्टिक वेसाइकिल्स, और वेसाइकिल्स में भरा क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? एसिटाइल कोलिन। तो आपने कहा कि ये है आपके पास, इधर इसे लिख लेते हैं कि ये है साइनेप्टिक वेसाइकिल्स, और इन साइनेप्टिक वेसाइकिल्स में भरा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। सो दे आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब क्या हुआ? न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर मतलब कि ट्रांसमिट करने वाला, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है तो इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। अब इधर आपके पास दूसरा न्यूरॉन, ये हो गया। ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट यहां पर ने बनाया। तो ये दूसरे न्यूरॉन का यहां पर क्या है? डेंड्राइट। तो ये यहां डेंड्राइट मौजूद है। अब आप देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद अब बीच में जो स्पेस है इसको आपने कहा कि यह साइनेप्टिक क्लेफ्ट,
और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एयर भरी होगी या फ्लूइड? फ्लूइड भरा होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या भरा है? फ्लूइड। तो आपने कहा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट खाली होती है कि इसके अंदर कुछ भरा होगा? यस। क्या भरा होता है? फ्लूइड इसके अंदर भरा होगा। फिर आपने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन ने नाम दे दिया कि यह है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुई बेटा? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। अब इधर एनसीईआरटी में देखेंगे जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके अपन नाम क्या देते हैं? साइनेप्स। तो बोलो साइनेप्स के अंदर कंपोनेंट कितने हुए? 3। पहला क्या होगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो साइनेप्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 चीजें होगी। पहला होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट और तीसरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट आपसे कहता है कि ओनली साइनेप्टिक क्लेफ्ट फॉर्म द साइनेप्स, तो स्टेटमेंट सही कि गलत? गलत, क्योंकि साइनेप्स के अंदर अकेला क्लेफ्ट नहीं है, क्लेफ्ट के अलावा 2 चीजें और भी शामिल यहां पर होती है। अब इधर जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पर बेटा पाए जाते हैं रिसेप्टर। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या मौजूद है? रिसेप्टर्स हैं, और ये रिसेप्टर किसके हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के। तो आपने कहा कि दीज आर रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स यहां पर मौजूद है। तो रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कि पोस्ट पर? पोस्ट पर। वहीं पर जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है वो किसके अंदर होती है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहां देखिए जो ये आपका साइनेप्टिक नॉब है, इस साइनेप्टिक नॉब पर बेटा यहां कैल्शियम के चैनल्स पाए जाते हैं। तो दीज आर चैनल्स ऑफ कैल्शियम। तो आपने कहा कि ये यहां पर साफ कैल्शियम चैनल्स मौजूद, और चैनल है तो मतलब एक्टिव या पैसिव? पैसिव होते हैं। ठीक। तो आपने कहा कि कैल्शियम चैनल हो गए। अब यहां होगा कैसे? तो सबसे पहले क्या होता है कि एक नर्व इंपल्स कहा ही बेटा? एक्सॉन एंडिंग पर। सबसे पहला काम क्या हुआ? नर्व इंपल्स कहां गई? एक्सॉन एंडिंग पर आई। एक्सॉन एंडिंग तक नर्व इंपल्स कैसे आएगी ये अपन ट्रांसमिशन के अंदर बात कर ही चुके हैं कि भाई नर्व इंपल्स का कंडक्शन किया कैसे जाता है। जब ये नर्व इंपल्स आपकी एक्सॉन एंडिंग पे आएगी तो इसकी वजह से कैल्शियम चैनल यहां ओपन होते हैं, और कैल्शियम चैनल के ओपन होने की वजह से अब कैल्शियम आयन कहां आने लगेगा? अंदर। यानी कि कैल्शियम आयन का क्या हुआ? एक तरीके से अपन के इनफ्लक्स हुआ, यानी कि कैल्शियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट हुआ, और कैल्शियम आयन कहा गया? अंदर। तो अपन ने फिर वापस से देखी क्या कहा? हमने कहा सबसे पहले नर्व इंपल्स आई, नर्व इंपल्स के आने से कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, और कैल्शियम आयन कहां आया? अंदर। ये जो कैल्शियम है आप जानते हैं, चाहे साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो, चाहे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराना हो, हर जगह आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ये जो कैल्शियम है इसके बारे में अपन देखें। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट उलट दिया है। ठीक, इधर का उधर। चलो, तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि जो कैल्शियम है ये अंदर आया, और कैल्शियम के अंदर आने की वजह से यहां पे एक साइक्लोसिस जैसा कुछ मूवमेंट होता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का सर्कुलर फैशन में मूव करना। ये साइक्लोसिस की वजह से क्या हुआ कि जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है, ये साइनेप्टिक वेसाइकिल बेटा जाकर के फ्यूज हो जाती है कहां पर? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। तो देखो ये साइनेप्टिक वेसाइकिल आकर के क्या हुआ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज। जब ये फ्यूज हुई तो इसके फ्यूज होते ही जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर भरा था, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहां हुआ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेता है। तो पहले देखो इतनी बात समझ में आई, फिर से सुनेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? इंपल्स कहां आई? एक्सॉन एंडिंग पर। इंपल्स के आने की वजह से अब यहां साइनेप्टिक वेसाइकिल जाकर के फ्यूज कहां हुई? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और न्यूरोट्रांसमीटर ने जाकर के बाइंड कहां किया? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लिया। तो यहां हमने कहा कि सबसे पहले
कि एक नर्व इंपल्स आई कहां पर, तो अपन ने कहा कि अराइव्स एट एक्सॉन एंडिंग। तो ये नर्व इंपल्स बेटा एक्सॉन एंडिंग पर आया। जब ये नर्व इंपल्स एक्सॉन एंडिंग पे आई तो इसकी वजह से अब यहां पर क्या हुआ कि अपन ने कहा कि जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है, ये साइनेप्टिक वेसाइकिल जाकर के फ्यूज हो जाती है किसके साथ, तो अपन ने कहा कि फ्यूज होगी विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब ये बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इसके फ्यूज होने पर देयर विल बी रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ कहां, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो अपन ने कहा कि रिलीज हुआ एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर रिलीज हुआ, इसके रिलीज होने के बाद अब इस न्यूरोट्रांसमीटर ने जाकर के बाइंड कहां किया, तो आपने कहा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाकर के बेटा बाइंड कर लेता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो बाइंड टू इट्स रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर्स कहां पाए जा रहे, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर्स मौजूद। तो इसने जाकर के साथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। जो जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स बेटा एक्चुअली आयन चैनल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक, देखेंगे एनसीईआरटी लिखती है ना कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ कि क्या अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर एक ही रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर एक से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स पाए जाएंगे अलग अलग। तो आपने कहा कि इसने अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर पर इसके बाइंड करने की वजह से देयर विल बी ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। ओपन क्या हुआ बेटा, आयन चैनल्स ओपन हुए। और आयन चैनल्स कहां ओपन हुए, तो अपन ने कहा एट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आपने कहा कि साहब आयन चैनल्स ओपन हुए। अब कौन से आयन के चैनल ओपन हुए, तो इसमें अब दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहला, इफ देयर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। पहला बेटा क्या हुआ कि कौन ओपन हो जाए, सोडियम चैनल ओपन हो जाए। और दूसरी कंडीशन कि अगर यहां पर ओपन हो जाता है जो है क्लोराइड चैनल। तो ओपन क्या हुआ बेटा, क्लोराइड चैनल। यानी कि दो तरीके के आयंस के चैनल यहां पर पाए जाते हैं, या तो सोडियम चैनल ओपन हुआ या फिर ओपन कौन होगा, क्लोराइड चैनल। तो अब देखिए इधर क्या हुआ, आपके पास स्थिति ये थी कि बाहर बेटा सोडियम क्या था, ज्यादा, अंदर की तरफ सोडियम कम, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा, बाहर की तरफ कम। अभी आपने कहा कि ओपन कौन सा चैनल हुआ, सोडियम। तो इसकी वजह से सोडियम कहां आएगा, अंदर। जब अगर ये सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो सोडियम के अंदर आने पर अब बताओ इस न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन होगा कि नहीं। डीपोल सोडियम के अंदर आने से ही था ना। तो आपने कहा कि देयर विल बी डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहां पर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसका क्या हुआ बेटा, डीपोल हो गया ना। क्यों हुआ डीपोल, क्योंकि सोडियम आयन कहां पे आया, अंदर। यानी कि यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जो कंडीशन रही उसको अपन कह सकते हैं कि एक्साइटेटरी था। ये जो सिग्नल आया, ये सिग्नल कैसा रहा, एक्साइटेटरी था। यानी कि इसने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट किया, स्टिमुलेट किया, इसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट कराई। वहीं पर अगर ये क्लोराइड चैनल होता तो उस केस में क्या होता, तो आप देखें
आपने कहा कि बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर की तरफ कम। बाहर की तरफ पोटेशियम कम, जबकि अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा। अब यहां पे ओपन कौन हो रहा है? क्लोराइड चैनल ओपन हुआ। जैसे सोडियम को हम ECF का प्रिंसिपल कैटायन मानते हैं कि सोडियम ज्यादा कहां होता है? ECF में। वैसे ही क्लोराइड को ECF का कहा जाता है प्रिंसिपल एनायन। क्लोराइड क्या है? ECF का प्रिंसिपल एनायन है। यानी कि अब क्लोराइड चैनल के ओपन होते ही यहां पर क्या होगा बेटा कि जो क्लोराइड आयन है ये कहां आ जाएगा? अंदर। तो अब अंदर कौन आया? क्लोराइड आयन। अब मुझे सोच के बताएंगे कि जब क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आएगा तो इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा पर जो पोटेंशियल -70 था, ये -70 से -75 की तरफ जाएगा या -65? 70 से 75 या 65? समझो, आपने क्या कहा? अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव है। अब आप और नेगेटिवली चार्ज आयन अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो चार्ज अंदर की तरफ और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो -70 बड़ा होता है कि -75? -70 के अगर आप देखें तो जीरो की तरफ ज्यादा है, यानी कि -75 की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप और ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना। तो यहां पर क्लोराइड आयन के अंदर आने की वजह से अब यहां जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि ये हो गया -80 मिली वोल्ट। कितना हुआ? -80। अब ध्यान रखें, सोडियम के BGC ओपन होने के लिए जो कंडीशन थी वो तो -55 से -60 थी। जब यहां -70 था, अब देखो पहली कंडीशन, जबकि यहां कंडीशन क्या थी बेटा? -70 था। तो -70 से जब आपको जाना था -55 से -60 के लिए, तो अब आपको कितना चाहिए था? 10 से 15 मिली वोल्ट। इसी को आपने कहा था ना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। वहीं पर जब अगर यहां चार्ज -80 होगा और इससे आपको -55 से -60 जाना होगा, तो अब यहां पे कितना चाहिए आपको? लगभग 20 से 25 मिली वोल्ट। कितना चाहिए? 20 से 25 मिली वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि पहले जो स्टिमुलस आपका थ्रेशोल्ड हुआ करता था, वो स्टिमुलस अब कैसा हो गया? सब थ्रेशोल्ड। ध्यान दो, पहले जो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ करता था, वो स्टिमुलस अब कैसा हो गया? सब थ्रेशोल्ड हुआ ना। यानी कि इस न्यूरॉन के एक्साइट होने के चांस या डीपोलराइज होने के चांस आपने बढ़ा दिए कि घटा दिए? डीपोलराइज होने के चांसेस क्या हुए? कम। तो बोलो, इस न्यूरॉन का एक्साइटेशन हुआ कि इनहिबिशन? अगर इनहिबिशन हुआ तो अब यहां पे आपने कहा कि हो क्या गया? तो आपने कहा कि देयर इज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का हाइपर पोलराइजेशन हुआ, तो हाइपर पोलराइजेशन होने का मतलब है कि जो स्टिमुलस आया ये कैसा है बेटा? इनहिबिटरी। जो स्टिमुलस आया वो कैसा रहा? यहां पर इनहिबिटरी था। पढ़ेंगे एनसीईआरटी लास्ट लाइन में, जहां एनसीईआरटी कहती है कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब ध्यान देंगे, ये बच्चे एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा? कि कौन से आयन चैनल ओपन हुए। ध्यान देना, डिपेंड किस पे कर रहा है? कि कौन से आयन चैनल ओपन हुए। आपने कहा कि आयन चैनल एसोसिएटेड किससे है? रिसेप्टर से। और रिसेप्टर्स के बारे में आपने कहा कि ये कैसे स्पेसिफिक है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आया। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आया? एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर या तो सोडियम चैनल को ओपन कराएगा या फिर क्या करेगा? क्लोराइड चैनल को ओपन करा देगा। कोरिलेट करेंगे। आपने कहा था कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में कि जब एसिटाइल कोलिन आता है तो एसिटाइल कोलिन को कौन रिलीज करा रहा था? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। उसकी वजह से एसए नोड की एक्टिविटी घटी थी। वहीं नॉर एड्रेनलिन ने एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ाई थी। तो भाई एसए नोड तो वही था ना, अंतर किसका आया? न्यूरोट्रांसमीटर का। तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल
एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी, ये डिपेंड न्यूरॉन पे करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर पे? ये डिपेंड किस पे करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस करेगा बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर पे। कुछ ऐसे समझिएगा, देखो ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके साथ एक न्यूरॉन ये आकर के यहां साइनेप्स बना रहा है, यहीं पर एक दूसरा न्यूरॉन ये आकर के साइनेप्स बनाता है। इंफॉर्मेशन ये भी लेकर के आया और ये भी लेकर के आया। इसने मान लेते हैं कि यहां आकर के रिलीज कराया एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज किया? एसिटाइल कोलिन। और इसने यहां आकर के मान लेते हैं रिलीज करा दिया नॉरएड्रेनालिन। और अभी मान लो हम बात कर रहे हैं कार्डियक मसल या ऐसे नोड के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे नोड की। तो अगर यहां पर एसिटाइल कोलिन पहुंचेगा तो एसिटाइल कोलिन इसका क्या कराने वाला है? हाइपरपोल। हाइपरपोल का मतलब है इसके काम करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। वहीं पर अगर नॉरएड्रेनालिन पहुंचा तो ये नॉरएड्रेनालिन इसका क्या करा देगा? डीपोल, यानी कि इसके काम करने के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा। यही वजह थी कि नॉरएड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ाता है जबकि एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट क्या करता है? कम। तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स को ओपन कराएंगे, जिसकी वजह से जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है इट कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब एक बात, यहां से अगर कुछ लिखना हो तो उसको अपन लिख सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़े। और उसके अगर नहीं लिखना तो साथ में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, जिससे आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड समझ में आई कि नहीं। हाँ बेटा, इनहिबिशन का मतलब हुआ कि उसके एक्ट करने के जो चांसेस हैं ये कंपेटिवली कम हो जाएंगे। तो आपने कहा कि इसको इनहिबिट कर दिया। हाँ, फिर उसको काम करने के लिए स्टिमुलस ज्यादा चाहिए होगा, तब काम करेगा। बेटा बात नहीं करनी है, क्या बता दीजिए? नहीं लिखूं? चलो कोई नहीं, आगे नहीं लिखेंगे अपन। क्या बेटा? रिसेप्टर हाँ डेंड्राइट पे पाए जाते हैं। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी एक साइनेप्स का ही टाइप है। वहां भी तो यही हुआ था कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सार्कोलेमा पे रिसेप्टर पे बाइंड किया, इसकी वजह से सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ। तो जब सार्कोलेमा का डीपोल हुआ तो कौन से चैनल ओपन हुए होंगे? सोडियम चैनल। यहां पे बेटा अपन ने ये कहा कि अगर यहां पर जो रिसेप्टर है वो क्लोराइड चैनल के साथ एसोसिएटेड है और क्लोराइड चैनल ओपन हुआ तो क्लोराइड आयन बाहर की तरफ जाता है, अंदर कम। तो इससे क्लोराइड अंदर की तरफ आएगा। आपने कहा अंदर की तरफ आएगा तो ऑलरेडी अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना था? -70 था। ये -70 से क्या करेगा? निगेटिवली चार्ज आयन इसे और ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। और ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले गया तो कहां ले गया? -80 की तरफ। जब -80 की तरफ ले जाएगा तो फिर नर्व इंपल्स के जनरेट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। इसको अपन कुछ ऐसे मानते हैं, जैसे मान लो लेट्स से आपको जो है एक रेस में पार्टिसिपेट करना है। कंडीशन ये है कि रेस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट मेन ट्रैक से पहले है कि साहब यहां से मान लो 15 सेंटीमीटर नीचे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, रेस ट्रैक ये है। पहले आपको यहां से कूद के यहां जाना है, फिर आपको रनिंग करनी है। दूसरा केस, स्टार्टिंग पॉइंट मेन रेस ट्रैक से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे। तो इसका मतलब हुआ
कि कई सारे बच्चे जो पहले रेस ट्रैक पे जंप करके रनिंग कर सकते थे, वो बच्चे अब रेस ट्रैक पे जंप करके रनिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, स्टिमुलेशन किया कि इनिबिशन कर दिया? इनिबिशन किया ना। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि यहां पे मेम्ब्रेन क्या हो गई, हाइपर पोलराइज हुई। इस वजह से आपने कहा कि यहां पे क्या हो गया, इनिबिशन। बिल्कुल, क्योंकि वो वहां जो बात की थी वो जनरली बात की थी हमारी बॉडी में जो कुछ हो रहा है। और आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये भी कह चुके हैं साथ में कि दे आर रेयर इन अवर सिस्टम। तो हम बात किसके बारे में करें, जो ज्यादातर पाए जा रहे हैं उनके बारे में कि रेयर के बारे में? केमिकल साइनेप्स अगर बन रहा है तो उस केस के लिए। हाँ, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इनिबिशन का कुछ नहीं है। अपन ने लास्ट क्लास में कहा था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि जिस पे कंट्रोल नहीं है तो उस चीज से अपने को फायदा भी नहीं है। पोटेशियम का बीजीसी, पोटेशियम बीजीसी लॉन्ग टाइम तक जब ओपन था तो वो आपने बात तब की थी जब पोटेशियम बीजीसी ओपन हो। और विजय अमृत ने कहा था पोटेशियम बीजीसी ओपन कितने पे होता है, +30 मिली वोल्ट पे। तो यहां पे पोटेशियम बीजीसी आप ओपन नहीं करा सकते, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या है, -70 की। पहले इसका डीपोलराइज कराओ तब पोटेशियम बीजीसी ओपन होगा, फिर वो लंबे टाइम तक ओपन रह जाएगा। तो क्या होगा, हाइपर। ठीक। कुल मिला के हाइपर पोलराइजेशन एक टर्म है जो कि आप तब यूज करते हैं जब अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोलरिटी -70 से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपरपोल कहते हैं। और ये हाइपरपोल के कारण अलग अलग हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर ड्यू टू ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, एज अगर इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स, या फिर ये हो सकता है रिपोलराइजेशन के लास्ट में जो पोटेशियम चैनल्स के ज्यादा लंबे टाइम तक ओपन रह जाने की वजह से होता है। एक ही चीज किसी एक जगह पे या तो एक्साइटेशन कराएगी या इनहिबिशन कराएगी। हाँ, इस एक जगह पे दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो एक्साइटेशन या फिर इनहिबिशन। अब जरा देखिए, अगर बेटा हम बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर स्टिमुलेशन करता है या इनहिबिशन करता है, उसके बेसिस पर हम इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहे तो याद रखें, चाहे तो छोड़ सकते हैं। बताना मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आइदर दे कैन बी एक्साइटेटरी और दे कैन बी इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का मतलब हुआ कि एक्साइट करे, जबकि इनहिबिटरी का मतलब हुआ कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को क्या कर दे, इनहिबिट। एक्साइटेटरी में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एसिटाइल कोलिन। इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है एसिटाइल कोलिन। अकेला ऐसे नोड वाला एग्जाम्पल आप छोड़ दें तो बाकी अपनी बॉडी में हर जगह पर एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यानी कि एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा तो ये हमेशा क्या करा रहा होगा, डीपोलराइजेशन कराएगा। एसिटाइल कोलिन के अलावा आप यहां ले सकते हैं नॉर एड्रिनलिन। एक और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, नॉर एड्रिनलिन आ जाता है एग्जाम्पल में। वहीं पर जब बात आती है अगर इनहिबिटरी के बारे में, तो इनहिबिटरी में एग्जाम्पल में आप एक तो ले सकते हैं गाबा। पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। पूरा नाम क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। पर जब आपको गाबा का नाम तक खास याद करने की जरूरत नहीं है तो फुल फॉर्म तो छोड़ ही दो, कि अभी आपको इससे कोई लेना देना है। गाबा है, गाबा के अलावा आप ग्लाइसिन ले सकते हैं, डोपामीन है। ये सारे क्या हो जाते हैं बेटा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये सारे क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब जरा एक दो मिनट के लिए बात सुन लेंगे। आपने एक डिजीज सुनी होगी, एल्जाइमर। एल्जाइमर जनरली ओल्ड एज में होता है, और एल्जाइमर में क्या होता है कि मेमोरी लॉस होने लगता है।
पहले क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, यानी कि हम तुरंत की चीजें भूलना शुरू होते हैं, और बाद में क्या होता है कि लगभग लगभग कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है। इसके लिए दो अलग अलग फैक्टर्स बताए जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि न्यूरॉन के अंदर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन होती है, ये बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन यहां पे बनने लगती है, उसकी वजह से होता है। दूसरा रीजन कहा जाता है कि आपके फोर ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का जब डीजनरेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से कौन सा हो जाता है, एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर किससे रिलेटेड है, एसिटाइल कोलिन के अंडर सेक्रीशन से रिलेटेड है। अगर सेक्रेटिंग न्यूरॉन का डीजनरेशन हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन का सेक्रीशन क्या हो गया, कम। आपने एक और डिजीज का नाम सुना होगा, पार्किंसन। पार्किंसन का कैरेक्टर होता है कि हाथ पैरों में कपकपी होने लगती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं। ये जो पार्किंसन डिजीज है, आपकी मिड ब्रेन में जब अगर डोपामीन का सेक्रीशन कम होने लगे तो उस कंडीशन में डिजीज होती है पार्किंसन। मिड ब्रेन के अंदर एक एरिया पाया जाता है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है तो हम वापस से इसका नाम भी कभी नहीं लेंगे। इस एरिया में डोपामीन रिलीजिंग न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और जब ये एरिया अगर यहां से डोपामीन का सेक्रीशन कम होना शुरू होता है तो उस कंडीशन में डिजीज कौन सी हो जाती है, पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर क्या होगा, कांपने लगे। पार्किंसन के बाद एक और कंडीशन सिजोफ्रेनिया, शायद आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, लगभग पागलपन की अवस्था। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि बहुत वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, पर्सन एक अलग से ही हेलुसिनेशन में रहने लगता है। तो वो जो सिजोफ्रेनिया है वो मिड ब्रेन में डोपामीन के ओवर सेक्रीशन की वजह से होता है, जब डोपामीन का सेक्रीशन होने लगे ज्यादा। तो यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनसे रिलेटेड कई सारे नर्वस डिसऑर्डर हैं जिनके अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर का सेक्रीशन कम या ज्यादा हमारे अंदर होने लगता है। यहीं पर सबसे पहले डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन। अब यहां पर बेटा एक प्रश्न आता है कि अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, जाकर के रिसेप्टर पे बाइंड कर गया जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे थे, डिपोलराइज करा दिया, तो क्या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डिपोलराइजेशन परमानेंट बना रहेगा, नहीं। अगर परमानेंट नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन को इसके रिसेप्टर से हटाना है। तो एसिटाइल कोलिन को उसके रिसेप्टर से हटाने के लिए जो एसिटाइल कोलिन है इसको तोड़ता है एक एंजाइम, और ये जो एंजाइम है ये बच्चे कहा जाता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एंजाइम का नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम है। और ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज पाया जाता है एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये कहां मौजूद होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर पाया जाता है एंजाइम। ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन को तोड़ करके कन्वर्ट करता है एसीटेट और कोलिन के अंदर। तो इसने एसिटाइल कोलिन को तोड़ दिया किसके अंदर, एसीटेट और कोलिन में। ये जो एसीटेट और कोलिन है, आप देखो इधर की तरफ एसीटेट और कोलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ध्यान देंगे एसिटाइल कोलिन एक अलग मॉलिक्यूल है और एसीटेट और कोलिन अलग मॉलिक्यूल है। इनकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होने पर ये यहां से वापस जाएंगे कहां पर, प्री साइनेप्टिक नॉब के पास। प्री साइनेप्टिक नॉब में माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा, एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज नाम होता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज है ये एसिटेट और कोलिन को कंबाइन करके क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज एंजाइम ये पाया जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि प्री साइनेप्टिक नॉब पर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन मौजूद है, एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो वापस से एसिटाइल कोलिन बनाएगा। आगे आप जानते हैं कि गोल्जी बॉडी का काम होता है वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक करना। तो गोल्जी बॉडी इसे वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक कर देगा और न्यूरॉन वापस से फिर तैयार है एक और नई नर्व इंपल्स को रिसीव करने के लिए। यहीं पर आप देखिए, आपने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कहा था कि बाई डायरेक्शनल होते हैं। केमिकल साइनेप्स में क्या हो, अगर कोई एक इंपल्स बच्चे अगर इधर से आ जाएगी, तो अगर ये इंपल्स यहां से आती भी है तो इसके आने पर क्या यहां साइनेप्टिक वेसाइकिल है, नहीं। तो क्या यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जा सकता है,
नहीं। क्या इंपल्स यहां जा सकती है? नहीं। यानी कि केमिकल साइनेप्स यूनिडायरेक्शनल है कि बाई यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक। फिर एनसीईआरटी ने कहा था साइनेप्टिक लेफ्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो साइनेप्टिक लेफ्ट कहां प्रेजेंट है? केमिकल साइनेप्स के केस में। जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपने कहा था कि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ पास पास के दूर दूर, पास पास, यानी कि वहां पर जो साइनेप्टिक लेफ्ट है, ये साइनेप्टिक लेफ्ट लगभग नॉन एग्जिस्टेंट होगी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अगला समझेंगे। यहां पर बेटा एक नर्व इंपल्स आई, इस नर्व इंपल्स के आने से अगर इसका डिपोलराइजेशन हुआ तो एक नर्व इंपल्स इधर गई, पर एक नर्व इंपल्स आई और इसका हाइपर पोलराइजेशन हुआ तो क्या यहां कोई नर्व इंपल्स जाने वाली है? नहीं, यहां पे कोई नर्व इंपल्स नहीं जाने वाली। यानी कि क्या यहां पे कंट्रोल है? यस, यहां कंट्रोल है। जबकि इलेक्ट्रिकल के केस में अगर नर्व इंपल्स आई है तो यहां जाएगी ही, और नर्व इंपल्स यहां से आई है तो वो यहां कंपल्सरीली जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल के केस में कोई कंट्रोल नहीं होता। इलेक्ट्रिकल में समझिएगा, नर्व इंपल्स यहां से ऐसे कूद कूद के आ रही थी और ये नर्व इंपल्स ऐसे कूद कूद के यहां से बाहर चली गई। यहां पर ये आया, अब काम बदला, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराओ, फिर यहां बाइंड करेगा, फिर चैनल ओपन होंगे, फिर डिपोलराइज होगा। तो बोलो समय लगेगा कि नहीं? यानी कौन सा साइनेप्स स्लो है? केमिकल के इलेक्ट्रिकल? केमिकल साइनेप्स क्या होता है? स्लो। जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है? फास्ट। कौन सा साइनेप्स स्लो है और फास्ट कौन? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कंपैरेटिवली फास्ट होता है। तो क्या आपने को इतनी सारी बातें समझ में आ जाती हैं? अब इसके बाद बढ़ते हैं एनसीईआरटी में आगे, जहां एनसीईआरटी बेटा बात करती है अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करती है ब्रेन के बारे में। रादर एकमात्र ब्रेन के बारे में ही बात करती है। एनसीईआरटी ने न तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ कहा है, न एनसीईआरटी क्रेनियल स्पाइनल नर्व के बारे में कुछ कहती है। एनसीईआरटी केवल किसकी बात करती है? ब्रेन की। तो अब जरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला ऑर्गन कौन सा लिया बेटा? ब्रेन। ब्रेन के बारे में कहा कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है, यानी कि सारी चीजों को कमांड करता है और कंट्रोल करता है। फिर आप देखेंगे यहां पर बच्चे एनसीईआरटी आपको लाइन से कई सारे फंक्शन गिनाती है ब्रेन के। ठीक। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड हैं, वो अपन एक बार पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से लिख लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस पे एक बार एनसीईआरटी खोल ली, जिससे कि मैं आपको सारे फंक्शन एकदम सीक्वेंस में बता पाऊं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले कहा कंट्रोल्स द वॉलेंटरी मूवमेंट। क्या करेंगे एनसीईआरटी में कहीं साइड में जगह में जब भी बात आएगी बेटा वॉलेंटरी मूवमेंट के बारे में, आप आंख बंद करके हमेशा आप लगा दो सेरिब्रम। वॉलेंटरी मूवमेंट को रेगुलेट करना किसका काम है? सेरिब्रम का। लिख लो, वॉलेंटरी मूवमेंट को कौन रेगुलेट करता है? सेरिब्रम। चाहे कहा जाए कि अगर हम वॉलेंटरीली फोर्सफुल ब्रीदिंग करें तो आंसर सेरिब्रम होगा, चाहे अगर मैं बात करता हूं लोकोमोशन की वॉलेंटरी एक्टिविटी है तो भी आंसर सेरिब्रम ही होगा। लिखा। अगला देखिए, लिखा है बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगला क्या है? बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी बैलेंस काम होता है सेरिबेलम का। बॉडी बैलेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। तो बैलेंस ऑफ द बॉडी सेरिबेलम।
फिर आगे देखेंगे, लिखा है फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। ब्रैकेट में देखो 3 लिखे हैं, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। जब लंग्स की बात आई थी तो उस टाइम पर आपने नाम किसका लिया था? तो आपने कहा था कि मेडुला में आरआरसी होता है। तो फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में आपने कहा लंग्स के फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? मेडुला। हार्ट के मामले में कार्डियक सेंटर कहां था बेटा? मेडुला पर। क्या किडनी के रेगुलेशन में हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम पढ़ा कभी? नहीं। किसका नाम आया था? हाइपोथैलेमस। ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां पाए जा रहे थे? हाइपोथैलेमस पर, जहां पर थर्स्ट सेंटर भी लोकेटेड था। तो किडनी को रेगुलेट करना काम है हाइपोथैलेमस का, लंग्स और हार्ट को रेगुलेट करता है मेडुला। आगे एनसीईआरटी एटसेट्रा इसलिए लगाती है क्योंकि वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन यही नहीं है, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन और भी बहुत सारे हैं। और जब भी अगर बात आती है इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तो फिर रेगुलेट कौन करता है? एएनएस या जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? एएनएस। ठीक। यहां से एक मतलब और निकालना, एनसीईआरटी ने साथ में आपको यह भी कहा है कि एएनएस को सप्लाई 2 जगह से मिलती है। कहां कहां से मिल रहा है? हाइपोथैलेमस, मेडुला। वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाले ऑर्गन कितने लिखे आपने? 2। लंग्स और हार्ट के मामले में मेडुला, किडनी के मामले में हाइपोथैलेमस। आप जानते हैं कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन को रेगुलेट कौन करता है? एएनएस। एएनएस मोटर होता है कि सेंसरी? मोटर। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि एएनएस को सप्लाई कौन करता है, एएनएस को कंट्रोल कौन करता है, तो आप 2 जगह का नाम लेंगे, एक होगा मेडुला और दूसरा हाइपोथैलेमस। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? एएनएस को सप्लाई कितनी जगह से? 2। पहला मेडुला, दूसरा हाइपोथैलेमस। फिर अगला देखिए, लिखा है थर्मो रेगुलेशन। अगला क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब हुआ बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, और ये काम है हाइपोथैलेमस का। थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हंगर एंड थर्स्ट कौन आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। हंगर एंड थर्स्ट यानी कि भूख प्यास कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। फिर आगे लिखा है सिरकेडियम यानी कि 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे सोने जागने का जो पूरा क्रम है, इस पूरे सीक्वेंस को रेगुलेट करने वाला होता है हाइपोथैलेमस। circadian rhythm यानी कि 24 आवर साइकिल, इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। क्या बेटा? हाँ, हाँ, 24 आवर साइकिल वाला हाइपोथैलेमस। तो सर्केडियन रिदम या 24 आवर साइकिल के लिए किसको लिखो? हाइपोथैलेमस। फिर आगे बात आई एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हाइपोथैलेमस का काम है। अब देखिए आगे एनसीईआरटी लिखती है एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब समझेंगे, बिहेवियर के बेटा 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक है हमारा सोशल बिहेवियर, ये कौन सा हुआ? सोशल बिहेवियर। और दूसरा सेक्सुअल बिहेवियर। जब बात आती है अगर सेक्सुअल बिहेवियर की, तो रेगुलेट करने वाला होता है हाइपोथैलेमस, लिम्बिक लोब के साथ मिलकर के काम करता है। वहीं पर जब अगर सोशल बिहेवियर की बात आती है तो रेगुलेट करने वाला पार्ट होता है सेरिब्रम। रेगुलेट करने वाला पार्ट कौन है? सेरिब्रम। तो बिहेवियर के लिए आप लिखेंगे सेरिब्रम। बिहेवियर के लिए कौन? सेरिब्रम। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए किसको लिखा आपने? हाइपोथैलेमस। और ह्यूमन बिहेवियर के लिए सेरिब्रम। फिर आगे पढ़ें, कहा कि इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। तो क्या क्या लिया? विजन यानी कि देखना, हियरिंग यानी कि सुनना, स्पीच यानी कि बोलना, मेमोरी
आप जानते हैं, इंटेलिजेंस जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक, इमोशंस जिसकी नीट की तैयारी में कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, थॉट्स, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करना किसका काम होता है? सेरिब्रम का। तो लास्ट लाइन में जितनी चीजें लिखी हैं इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेरिब्रम। लास्ट लाइन में बेटा जितनी भी चीजें हैं इन सबको रेगुलेट करने वाला कौन होता है? सेरिब्रम, जो इन्हें रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक। तो यहां पे अपन ने देखा कि भाई एनसीईआरटी ने जितने फंक्शंस हमें बताए, इन अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ब्रेन पे आ जाते हैं आगे कि एनसीईआरटी और क्या क्या बातें कहती है। तो सबसे पहले देखिए, जो ब्रेन है इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ब्रेन को बेटा प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। आप जानते हैं कि स्कल में दो सेट ऑफ बोन थे, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल बोन्स ब्रेन को कवर कर रहे थे, फेशियल बोन फ्रंट का पार्ट बना रहे थे। एनसीईआरटी यहां नाम किसका लेती है? स्कल का। पर अगर यहां पर क्रेनियल बोन लिखा हो तो भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, तब भी बात सही है। क्रेनियल बोन का काम ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में आप चाहे तो स्कल लिखें, चाहे आप क्रेनियम लिखें, दोनों बातें सही होंगी, दोनों में से गलत कुछ भी नहीं है। तो अपन ने कहा कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। फिर भी ब्रेन को अंदर, क्योंकि ब्रेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो अंदर कुछ और प्रोटेक्शन की, कुछ और कवरिंग्स की जरूरत पड़ती है। और यहां जो कवरिंग्स होती हैं इन कवरिंग्स को नाम देते हैं मेनिंजेस। कवरिंग्स का नाम क्या होता है बेटा? मेनिंजेस कहा जाता है। सो दीज कवरिंग्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। और सिंगुलर में आप इसी को बोलते हैं मीनिंग्स। सिंगुलर में जब अगर बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? मीनिंग्स नाम होगा। जब अगर प्लूरल में बात करेंगे तो नाम क्या देंगे? मेनिंजेस। ध्यान दें, आपके सीएनएस में दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट किसने कर दिया बेटा? स्कल ने। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना काम किसका था? वर्टिब्रल कॉलम। पिछले चैप्टर में एनसीईआरटी ने कहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर की तरफ मेनिंजेस यहां पर पाई जाती हैं। तो मेनिंजेस दोनों के केस में प्रेजेंट है। कौन कौन सी मेनिंजेस होती हैं? तो उसमें आप देखिए, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है इसको बच्चे अपन नाम देते हैं ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? ड्यूरामेटर नाम होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर। ये लेयर थिक होती है, फाइब्रस है। तो इस थिक और फाइब्रस लेयर को अपन नाम क्या देते हैं? ड्यूरामेटर। तो सबसे बाहर की लेयर कही जाती है ड्यूरामेटर। टर्म का मतलब ही होता है हार्ड मदर कहा जाता है इसे। यानी कि ये पूरे ब्रेन पर सबसे बाहर की तरफ पाई जा रही है, न केवल ब्रेन पर बल्कि स्पाइनल कॉर्ड पर भी पाई जाती है। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये बच्चे सबसे बाहर की तरफ है देन ऑब्वियसली इट शुड बी कनेक्टेड टू क्रेनियल बोन। ये किससे कनेक्टेड रहेगा? क्रेनियल बोन्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो क्रेनियल बोन के साथ कनेक्ट कौन सा लेयर रहेगा या अटैच कौन सी लेयर होगी? तो आपने कहा ड्यूरामीटर, जो किसके साथ अटैच्ड है? क्रेनियल बोन्स के साथ। ड्यूरामीटर के बाद अगली लेयर आती है जिसको आप बोलते हैं अरेक्नॉइड मीटर। अरेक्नॉइड मीटर कुछ बिलाई बनाती है, और जो बिलाई यहां बनते हैं इनको बच्चे नाम दिया जाता है अरेक्नॉइड बिलाई। तो सेकेंड लेयर यहां जो आती है इस लेयर को आपने नाम क्या दिया है? अरेक्नॉइड मीटर। क्या हमने क्लास में कभी अरेक्निडा के बारे में बात की है? कभी ना कभी तो बात की होगी। अरेक्निडा के अंदर, अरेक्निडा फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है। जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा एक क्लास है जिसके अंदर आप इंसेक्ट को रखते हैं। क्रस्टेशिया एक क्लास है जिसके अंदर आप एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को रखते हैं। वैसे ही अरेक्निडा एक क्लास है जिसके अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन वगैरह आते हैं। तो ये जो अरेक्नॉइड मीटर है इसका नाम अरेक्निडा से आया है। और अरेक्नॉइड मीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेयर की जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइडर वेब के जैसी होती है। तो लेयर की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है बेटा? स्पाइडर वेब लाइक है। तो आपने कहा कि ये स्पाइडर वेब लाइक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड मीटर। और इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। ये केवल और केवल मैमल्स के अंदर पाई जाती है।
तो केवल मैमल्स के अंदर पाई जाने वाली लेयर कौन है? अरेक्नॉइड मैटर। यानी कि क्या फ्रॉग के ब्रेन के ऊपर ये पाई जाएगी? नहीं। ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर के बाद अब यहां पे थर्ड लेयर आती है, और ये जो थर्ड लेयर आती है इसको आप बोलते हैं पाया मैटर। आप जानते हैं कि हमारे सेरिब्रम का ऊपर का जो सरफेस है स्मूथ नहीं होता, इसलिए पाया मैटर भी स्मूथ नहीं होती है। पाया मैटर ब्रेन के टिश्यू के कांटेक्ट में होगी। तो ब्रेन के टिश्यू के कांटेक्ट में कौन सी लेयर होती है? पाया मैटर। सबसे अंदर की तरफ पाई जा रही है, तो सबसे अंदर की तरफ मौजूद इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? पाया मैटर। ध्यान देंगे, ड्यूरामेटर थिक होती है, जबकि अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर क्या होते हैं? थिन होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इनके सीक्वेंस पे बनता है। ये बाहर से अंदर की तरफ ब्रेन के मेनिंजेस का सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे बाहर कौन, उसके बाद सबसे अंदर आउटर मोस्ट कौन, उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, सबसे अंदर पाया मैटर, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम बोलो, उसके अंदर सबसे अंदर आपने एक फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यहां देखो सीक्वेंस ठीक वही है। सबसे बाहर डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद कौन आता है? पी। तो सबसे अंदर बाहर कौन हुआ? ड्यूरामेटर, उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर की तरफ कौन होगा? पाया मैटर। तो ये तीन लेयर्स यहां पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को आप ड्यूरामीटर कहते हैं, बीच वाली लेयर अरेक्नॉइड मीटर, और सबसे अंदर की तरफ पाया मीटर पाई जाती है। अब यहां देखिए, ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड मीटर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर के नीचे है ना, इसलिए क्या बोलते हैं आप? सब ड्यूरल स्पेस। इस सब ड्यूरल स्पेस में भरा होता है एक सिरस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड पाया जाएगा? सिरस फ्लूइड यहां पे भरा होता है। सिरस का मतलब क्या हुआ? वाटरी की ऑयली। सिरस वर्ड का मतलब क्या है? सिरस वर्ड जब भी आएगा हमेशा इसका मतलब होता है वाटरी। सिरस वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटरी। अगर मैं किसी भी ग्लैंड को कहता हूं कि सिरस ग्लैंड है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लैंड का सेक्रीशन कैसा होगा? वाटरी सेक्रीशन है। वाटरी सेक्रीशन रिलीज करने वाली ग्लैंड को क्या कहेंगे आप? सिरस ग्लैंड। तो सिरस फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? ये फ्लूइड कैसा रहेगा बेटा? वाटरी फ्लूइड। फिर अगला, यहां देखें, अरेक्नॉइड मीटर और पाया मीटर, इन दोनों के बीच के जो स्पेस है इसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहा जाता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस कहेंगे। और ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है इसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड भरा होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहां पर भरा होता है। तो यहां पर भरे हुए फ्लूइड का नाम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। शॉर्ट में आप इस फ्लूइड को नाम दे देते हैं सीएसएफ। तो शॉर्ट में बच्चे अपन क्या बोल देते हैं? सीएसएफ कहा जाता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहां पे भरा होता है। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा है इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? सो इट इज फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सस। इसको कौन बनाता है? कोरॉइड प्लेक्सस। ऑब्वियसली आपके लिए सारे शब्द अभी नए नए हैं, हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। प्लेक्सस का मतलब आप जानते हैं, जाल या नेटवर्क। कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है? तो हमारा जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से बच्चे सॉलिड होते हैं कि हॉलो? ठोस हैं कि खोखले? कैसे होते हैं? खोखले, यानी कि हॉलो होते हैं। कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम कैसा होता है? हॉलो। जबकि नॉन कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम होगा सॉलिड। कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम हॉलो, नॉन कॉर्डेट का कैसा होगा? सॉलिड होगा। अब जो ये हमारा नर्वस सिस्टम हॉलो है, तो ब्रेन में जो कैविटीज पाई जाती है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। अभी कुछ ऐसे मान लेते हैं, लेट्स से ये एक वेंट्रिकल है। इस वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई लेकर के ये आर्टरी जा रही है। आर्टरी ने आगे जाकर के यहां पे कैपिलरी बनाई, कैपिलरी ने कंबाइन किया और यहां से वेन भर के बाहर निकली। ये जो कैपिलरी है इसके आसपास
ब्रेन में एक सेल पाई जाती है एपेंडाइमल सेल, वो एपेंडाइमल सेल आकर के इसे कवर करेगी। तो एपेंडाइमल सेल होगी, साथ में यहां पर आपने जो बात की थी एस्ट्रोसाइट के बारे में, वो भी यहां पर मौजूद होगी। तो ये पूरा एक जाल जैसा यहां बन जाए। ये जो पूरा नेटवर्क बना इसी को बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस कहा जाता है। तो मतलब कोरॉइड प्लेक्सस कुछ खास नहीं है। जैसे आपने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में टिश्यू फ्लूइड के फॉर्मेशन की बात की थी, काफी कुछ वैसे ही फॉर्मेशन किसका होता है, सीएसएफ का। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां हुआ, तो अपन ने कहा कोरॉइड प्लेक्सस में बच्चे फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सस। लेटर ऑन इट इज ड्रेन टू ब्लड। भाई टिश्यू फ्लूइड भी तो आगे चल के लिम्फ बनने के बाद ब्लड में ड्रेन हुआ था। तो ये ब्लड में ड्रेन होता है बाई क्रेनियल वीनस साइनस। इसको आगे ले जाकर के ड्रेन कौन करता है बेटा, क्रेनियल वीनस साइनस। ये नाम भी आपके लिए नया है, क्या होते हैं समझेंगे। यहां पे आपको ड्यूरामीटर की दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी दिख रही है, और ये जो कैविटी है इसी को कहा जाता है क्रेनियल वीनस साइनस नाम देते हैं। तो इसी को नाम क्या दिया जाता है, क्रेनियल वीनस साइनस नाम दिया जाता है। तो ये क्रेनियल वीनस साइनस यहां पर मौजूद है। हमारे अंदर दो पाए जाते हैं। गजनी मूवी आई थी बहुत पुरानी, इसमें आमिर खान के सिर में दो जगह चोट लगी थी, एक तो आगे से लेके पीछे तक, और दूसरा दोनों कान के बीच में, दो जगह पे उसके सिर में इंजरी दिखाते हैं। ये दोनों लोकेशन आपके अंदर क्रेनियल वीनस साइनस की है। ये जगह है यहां पे आप ध्यान देंगे, ब्रेन के वेंट्रिकल से जो सीएसएफ बना, वो बना हुआ सीएसएफ आकर के कहां पर इकट्ठा हुआ, तो सीएसएफ आकर के कहां भर गया बेटा, सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस से इसे ये अरेक्नॉइड विली ले जाकर के ड्रेन कहां कर देते हैं, क्रेनियल वीनस साइनस में, और ये इसे आगे ले जाकर के ड्रेन कर देगा ब्लड के पास। तो जैसे टिश्यू फ्लूइड में हुआ था कि टिश्यू स्पेस इसमें बना, बनने के बाद ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर गया, लिम्फेटिक वेसल में पहुंचने के बाद इट वाज ड्रेन्ड इनटू मेजर वेन्स, वैसे ही सीएसएफ क्या हुआ कि यहां पर कोरॉइड प्लेक्सस में बना, बनने के बाद कहा आया, सबअरेक्नॉइड स्पेस में, और फिर यहां से इसे ड्रेन कहां कर दिया गया, ब्लड के अंदर। तो वापस से कहां चला जाएगा, ब्लड में। तो आपने कहा कि इट इज ड्रेन टू ब्लड बाई क्रेनियल वीनस साइनस। अब सीएसएफ का काम क्या है, तो एक तो टिश्यू फ्लूइड के जैसा काम करेगा, दूसरा इसका एक काम और होता है सीएसएफ का। तो बच्चे हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो वेट है लगभग 1.2 टू 1.3 केजी के आसपास होता है। लगभग वजन कितना है, 1.2 से 1.3 केजी। अब सोचो अगर 1.2 या 1.3 केजी वेट ऐसे करके यहां रखा हो, तो इसके नीचे जितनी सेल्स हैं वो सारी सेल तो बेचारी कुचल के मर जाएंगी, दब के मर जाएंगी कि नहीं। उसमें भी कहीं आप गलती से यहां से अगर इतने नीचे भी अगर कूद गए, तो जरा सा जंप करते फिर तो जो मोमेंटम होगा बाकी की कुछ और सेल को निपटा देगा। तो यहां क्या होता है कि ब्रेन के चारों तरफ क्योंकि सीएसएफ भरा होता है, तो ब्रेन एक तरीके से हमारा फ्लोट कर रहा है। सीएसएफ क्या करता है, ब्रेन को ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, ब्रेन को फ्लोट कराता है। इसकी वजह से जिस ब्रेन का लगभग वेट 1.2 टू 1.3 केजी है, उसका नीचे की तरफ जो वेट फील होता है वो हार्डली लगभग 100 से 200 ग्राम के आसपास फील होता है, जिसकी वजह से सेल सरवाइव कर जाती हैं। अगला, क्योंकि एक फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर ब्रेन मौजूद है, तो फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करेगा। यानी कि ब्रेन जैसे अगर हेड के अंदर कोई मूवमेंट होता है, तो हेड में मूवमेंट होने पर ब्रेन में कोई डैमेज ना हो, तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर कौन काम कर लेगा, सीएसएफ। तो आपने कहा कि सीएसएफ एक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर होने के अलावा सीएसएफ का अगला काम होता है कि ये क्या करता है बेटा, तो ये प्रोवाइड करेगा ब्यूएंसी। तो इसने प्रोवाइड क्या किया, ब्यूएंसी प्रोवाइड कर दी। और सीएसएफ का अगला काम हो जाता है
कि ये CSF यहां पर ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड क्या करता है, न्यूट्रिएंट, और फिर यहां पर एब्जॉर्ब करेगा वेस्ट मटेरियल, और एब्जॉर्ब क्या करता है, वेस्ट फ्रॉम ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन की सेल्स को जितने भी न्यूट्रिएंट जाने हैं वो प्रोवाइड करना और वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, ये काम किसका होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम है। हम करेंगे क्या, लगभग 3-4 बार अपन इसे खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये चीज इतनी डिटेल में एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। पर मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चंस में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अपन ने पढ़ी। तो लगभग लगभग बस 3-4 बार पढ़ना कि CSF क्या है, कैसे है, उसके बाद छोड़ देना। जो चीज आपको रटनी है वो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बाहर से अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3। सबसे बाहर की लेयर का नाम ड्यूरामीटर, उसके बाद अरेक्टोइड मीटर, और सबसे अंदर की तरफ कौन होता है, पायामीटर। अब यहां से जितना लिखना है इसे लिखे, फिर अपन बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो बिलाई बनेंगे, बिलाई की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहां से मटेरियल्स का एक्सचेंज, यानी कि CSF को वहां ड्रेन करना आसान हो जाएगा। इसलिए अरेक्टोइड मीटर जब क्रीनियल वीनस साइनस के पास पहुंचता है तो वहां पे कुछ बिलाई बनाता है, जिनको अरेक्नोइड बिलाई कहा जाता है। कोरोइड प्लेक्सस, ये जो ब्रेन के अंदर यहाँ पे वेंट्रिकल्स है ना, जैसे ये है, ये वेंट्रिकल है, तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है कोरोइड प्लेक्सस। आगे बढ़े, चलो अब जरा आते हैं सेरिब्रम पे। तो ध्यान देंगे कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक बार अपन समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेन में सबसे पहले जो पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट का नाम है बेटा सेरिब्रम। सबसे पहले ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो आपको दिखाई देता है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। हालांकि सेरिब्रम का आउटर सरफेस कन्वोल्यूटेड है, पर डायग्राम अभी सिंपल रखने के लिए मैंने एकदम सीधा सा बना दिया कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद अब इसके नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें यहां पे एक ऊपर की तरफ एक पार्ट दिखाई देता है जिसे कहा जाएगा थैलेमस, और जबकि वही नीचे की तरफ जो पार्ट दिखेगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। दोनों को मिलाकर के नाम कहा जाता है डायंसेफेलॉन। तो सेरिब्रम के बाद इसके जस्ट नीचे की तरफ अब आपको यहां क्या दिखा, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे की तरफ आपको क्या दिखता है, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हुआ। पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी ने सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला करके क्या इसको नाम दिया है, फोर ब्रेन। मिला करके क्या कहा गया, फोर ब्रेन नाम दिया गया है। फोर यानी कि आगे वाला ब्रेन, तो फोर ब्रेन यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जो आगे की तरफ है। फोर ब्रेन के बाद अगला पार्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपका फोर ब्रेन के नीचे की तरफ पाया जाता है। मिड ब्रेन के डायग्राम में अगर आप देखें
तो आपको डोर्सल साइड की तरफ दो स्वेलिंग्स आपको दिखाई गई हैं। तो यहां पे ये जो अगला पार्ट हो जाता है इसे कहा जाता है मिड ब्रेन। तो ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा बेटा? मिड ब्रेन कहा जाता है कि ये वाला पार्ट इसका नाम है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद अगला पार्ट आता है और ये जो पार्ट है इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन में सबसे ऊपर की तरफ आपको यहां एक पॉन्स दिखेगा। ये जो पॉन्स वाला पार्ट है इसके डॉर्सल साइड में यानी कि पीछे की तरफ आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर नजर आती है जिसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा? सेरिबैलम कहते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर अपन ने यहां बनाई इसका नाम है सेरिबैलम। और सेरिबैलम के नीचे की तरफ अगला पार्ट होता है मेडुला, जो आगे कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी आगे कंटिन्यू किसके फॉर्म में करेगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। तो आपने कहा कि ये आगे कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। अब इधर इस वाले पार्ट का नाम क्या है? पॉन्स। पॉन्स के बाद ये नीचे का पार्ट मेडुला। पॉन्स और मेडुला, पॉन्स के डोर्सल साइड में आपको यहां क्या दिख रहा है? सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों की स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे। सेरिबेलम का नाम पढ़ करके आपको यह लगता है जैसे कि सेरिब्रम का नाम हमने थोड़ा सा बिगाड़ करके या हमने थोड़ा सा बड़े प्यार से सेरिब्रम का जब नाम रखा होगा तो नाम क्या आ गया होगा? सेरिबेलम। सेरिब्रम यानी कि थोड़ा प्रोफेशनल सा ऑफिशियल सा नाम। सेरिबेलम थोड़ा बिगाड़ के नाम रखा है। ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, ये कंपेटिबली छोटा है, स्ट्रक्चर दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, तो इसीलिए इसे सेरिबेलम कहते हैं। यहां पर पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला तीनों पार्ट्स को मिलाकर के बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इन्हें मिलाकर के क्या बोला जाता है? हाइंड ब्रेन। अगर आप ध्यान दें तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, कितने पार्ट बेटा? तीन। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों एक ही एक्सिस पर लोकेटेड हैं। मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, ये तीनों पार्ट एक एक्सिस पर लोकेटेड हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर के आप नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। ये तीनों पार्ट को मिला करके अपन नाम क्या देते हैं बेटा? ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो ब्रेन स्टेम में बोलो कितने पार्ट आते हैं? तीन। कौन कौन? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। बताएंगे? क्या सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट है? नहीं। क्या पूरा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ब्रेन स्टेम के अंदर काउंट होता है? नहीं। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रेन स्टेम में काउंट नहीं होता? तो आपने कहा सेरिबेलम वाला पार्ट ब्रेन स्टेम के अंदर काउंट नहीं होता है। फिर आप देखिए यहां जो आपका सेरिब्रम है, आप इसके बारे में जानते हैं कि सेरिब्रम में दो हेमीस्फीयर पाए जाते हैं और इन दोनों हेमीस्फीयर्स के अंदर क्या होगा? एक एक कैविटी पाई जा रही होगी। जैसे आप देखें, एक कैविटी बेटा यहां पर है और ऐसे ही एक कैविटी इधर की तरफ मौजूद होगी। तो कितनी कैविटीज पाई जा रही होंगी? दो। ये जो दोनों कैविटीज यहां पर हैं, इन दोनों को कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये इनका नंबर कितना होता है? दो। कहां पाए जाते हैं? सेरिब्रम में। ये दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ चल करके ओपन होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, जो कि ये पाया जाता है आपका डायंसिफिलॉन यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के अंदर अगला वेंट्रिकल मौजूद है जिसको अपन बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो इसे क्या कहा जाता है? थर्ड वेंट्रिकल नाम देते हैं। तो ये वाला वेंट्रिकल कहा जाता है बेटा थर्ड वेंट्रिकल, जो कहां पाया जाता है? डायंसिफिलॉन में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले पार्ट्स को मिला करके आप बोलते हैं डायंसिफिलॉन। अब हम ये वेंट्रिकल्स की बात सिर्फ एनसीईआरटी की एक लाइन समझने के लिए कर रहे हैं, जहां एनसीईआरटी कहती है
कि मिड ब्रेन से सेरिब्रल एक्विडक्ट यहां से पास होती है। तो यहां से अब एक डक्ट पास हुई जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करेगी। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करने वाली जो ये डक्ट है, इसका नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इसको क्या कहा गया? सेरिब्रल एक्विडक्ट। नाम पर ध्यान देंगे। सेरिब्रल यानी कि सेरिब्रम, एक्वा मतलब पानी, डक्ट, सेरिब्रम से रिलेटेड वाटर यानी कि सीएसएफ कैरी करने वाली डक्ट को नाम क्या दिया? सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसका एक और नाम होता है बेटा आइटर, और क्या कहा जाता है? आइटर कहते हैं। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट का एक और नाम क्या होता है? आइटर। ऑल्दो इसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहा जाता है, पर जनरली अगर आजकल आप देखें तो जो टर्म्स है किसी भी स्ट्रक्चर की वही पूछी जो कि एनसीईआरटी में दी है। तो एनसीईआरटी ने नाम दिया है सेरिब्रल एक्विडक्ट, तो अपन सेरिब्रल एक्विडक्ट याद रखेंगे। सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद अब ये यहां पर अगर आप डायग्राम में ध्यान से देख रहे हो तो आपको देखिएगा कि पॉन्स वाले पार्ट में जाकर के यहां पर फिर वापस से एक डायलेशन बना। ये कहा जाता है बेटा फोर्थ वेंट्रिकल, और इस फोर्थ वेंट्रिकल का ज्यादातर पार्ट पॉन्स में और बहुत थोड़ा सा ही पार्ट मेडुला में होता है। तो ये जो वेंट्रिकल यहां पर बना, इस वेंट्रिकल को बेटा अपन ने नाम क्या दिया? फोर्थ वेंट्रिकल हमने कहा। ये यहां बना फोर्थ वेंट्रिकल। ऑल्दो इनके अपने नाम होते हैं, जैसे कि फोर्थ वेंट्रिकल को मेटासील कहा जाता है, थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील नाम देते हैं, और लेटरल वेंट्रिकल्स को पैरासील कहा जाता है। पर ये सब नाम आपके लिए फर्जी चीजें हैं, आपको याद नहीं करने। तो अपन ने कहा फोर्थ वेंट्रिकल अब आगे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में जब ये कंटिन्यू करेगा तो यहां पे एक पतली सी डक्ट बनेगी, और जो डक्ट यहां पर बनती है इसे बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। तो यहां एक पतली सी डक्ट बनाएगा, और इस डक्ट को आपने नाम दिया है सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल कहां पाई जाती है? तो आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होगी सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल बेटा कहां पाई जा रही होगी? स्पाइनल कॉर्ड में। पहले क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? ठीक। यानी कि यहां से हमें समझ में आया कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हॉलो है कि सॉलिड? तो अपन ने कहा हॉलो। अब एक और चीज, एक कॉमन सा, इससे पहले कि हम प्रॉपर एनसीईआरटी पे आए, एक और कॉमन सा कंफ्यूजन ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को लेकर के बना रहता है कि कब कहां किस जगह पे ग्रे और व्हाइट मैटर अंदर, कब कहां ग्रे और व्हाइट मैटर बाहर होता है। सिंपली आप याद रख लेंगे, दो कंडीशन हम लेते हैं। पहला, जबकि ग्रे मैटर बाहर हो और व्हाइट मैटर अंदर हो, यानी कि इसमें जो ग्रे मैटर है पहले वाले केस में हमने कहा ग्रे मैटर कहां? बाहर। दूसरे वाले डायग्राम में ग्रे मैटर कहां? अंदर। यहां पर व्हाइट मैटर कहां? अंदर। जबकि दूसरे वाले डायग्राम में व्हाइट मैटर कहां होगा? बाहर। अब ये कंडीशंस कहां कहां होती हैं? तो सिंपली आप पहली वाली कंडीशन याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। या आप ध्यान रखेंगे कि कहानी केवल सेरिब्रम और सेरिबेलम पर होती है। ये चीज केवल कहां होगी? सेरिब्रम और सेरिबेलम। ये केवल दो पार्ट्स हैं जहां पर ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट अंदर होता है। बाकी सारी जगहों पे ग्रे कहां रहेगा? अंदर। जबकि व्हाइट मैटर कहां होगा? बाहर। ग्रे मैटर कहां होगा? अंदर। व्हाइट मैटर कहां होगा? बाहर। एक पन्ना पलटेंगे, आपको रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम दिखेगा। रिफ्लेक्स एक्शन के डायग्राम में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या ग्रे मैटर अंदर की तरफ दिखाया है? तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में ग्रे मैटर कहां है? अंदर। जबकि व्हाइट मैटर कहां? बाहर। तो यानी कि केवल सेरिब्रम और सेरिबेलम दो जगह हैं जहां ग्रे बाहर और व्हाइट अंदर होता है। बाकी सारी जगहों पे बाहर की तरफ कौन होगा? व्हाइट। जबकि ग्रे मैटर कहां रहेगा? अंदर।
यानी कि आपसे कहा जाए थैलेमस हाइपोथैलेमस पे ये कहानी, मिड ब्रेन यही चलेगी, पॉन्स ऐसा ही होता है, मेडुला यही होगा, स्पाइनल कॉर्ड वहां भी यही कहानी है। केवल ग्रे बाहर और व्हाइट अंदर वाली कहानी दो जगह पे एप्लीकेट होती है, पहला सेरिब्रम और दूसरा सेरिबेलम। और मजे की बात यह है कि दोनों के नाम आपस में मिलते जुलते हैं। तो आप कुछ ऐसे मान सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई के केस में होता है कि ग्रे और व्हाइट अंदर, जो है ग्रे बाहर व्हाइट अंदर, बाकी जितनी भी जगह हैं सारी जगहों पर हमेशा व्हाइट बाहर और ग्रे मैटर अंदर की तरफ पाया जाता है। तो क्या आपने को अभी इतनी बात समझ में आई है? अभी ग्रे और व्हाइट मैटर बात करेंगे होते क्या क्या है। हाँ, एनसीईआरटी के डायग्राम में गड़बड़ है, तो अब एक बार पढ़ ले फिर अपन देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है बेटा? सेरिब्रम। ध्यान देना आप, फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है? सेरिब्रम। क्या आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट है? डायग्राम में देखा ना कि सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब लार्जेस्ट पार्ट कितना? तो ये लगभग ब्रेन का 80% बनाता है। कितने परसेंट बनाएगा? 80% हमारे ब्रेन का बनाता है। तो हमने कहा कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब सेरिब्रम के बारे में अगली बात देखते हैं। ये जो सेरिब्रम है इसके बारे में हमने कहा कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमीस्फीयर। किसके अंदर डिवाइडेड होता है? टू हेमीस्फीयर। क्या आप लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में बात करते हैं? जब आप बात करते हो लेफ्ट और राइट ब्रेन की, देन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टू हेमीस्फीयर। इन्हीं दो हेमीस्फीयर के बारे में आप बात कर रहे हैं। जब आप हेमीस्फीयर्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं इनको? लेफ्ट और राइट या एंटीरियर और पोस्टीरियर? लेफ्ट और राइट। यानी कि डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो आगे से पीछे ऐसे रन करनी चाहिए। तो बोलो बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल है कि नहीं? बॉडी के अंदर कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल। इस स्ट्रक्चर ने क्या किया? दो हेमीस्फीयर में डिवाइड कर दिया। देखेंगे पहले अगर हम सामने से देखें तो सामने से देखने पर आपको दिखाई देगा कि जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम बेटा कितने हेमीस्फीयर में डिवाइड हो गया? दो। ये आपको सामने से दिखा, ठीक। वहीं पर अगर हम साइड से देखें तो साइड से देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये एक हेमीस्फीयर ये हुआ और वहीं इसके बगल में दूसरा हेमीस्फीयर आपको यहां ऐसे करके दिखेगा। तो बोलो कितने हेमीस्फीयर हुए? दो। अब ये दो हेमीस्फीयर कौन कौन से हो गए? तो एक को आपने कहा लेफ्ट और दूसरे को क्या कहा? राइट। सो दीज आर लेफ्ट एंड राइट। बोलो सेरिब्रल हेमीस्फीयर की सेरिबेलर? सेरिब्रल या सेरिबेलर? सेरिब्रल हेमीस्फीयर हुए। तो ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर हो गए। कितने सेरिब्रल हेमीस्फीयर होते हैं? दो। एक कहां? लेफ्ट, दूसरा राइट। कॉमनली आपने सुना होगा कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट हेमीस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड होता है और लेफ्ट हैंडेड लोगों का राइट हेमीस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड होता है। यहां आपने कहा कि लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर में डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ये क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है। ये क्या मौजूद है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जो इसे डिवाइड कितने हेमीस्फीयर में करती है? दो। दोनों हेमीस्फीयर क्या एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट होते हैं? नहीं, दोनों हेमीस्फीयर पूरी तरह सेपरेट नहीं है। ये हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ के रखने वाली जो स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन में ऐसे करके पाई जाएगी। यहां पर अपन ने कहा था कि बेटा सीएनएस में अगर एक्सॉन का बंडल हो तो हम उसे नाम क्या देते हैं? ट्रैक कहते हैं। क्या कहा जाएगा? ट्रैक।
तो आपने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर इन्हें जोड़ करके रखे हैं, इस स्ट्रक्चर का ही नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या कहा जाता है? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये आपने कहा कि क्या है? ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट बना किसका होता है? फाइबर्स का। ट्रैक्ट बेटा बना किसका होता है? फाइबर्स का। तो फाइबर्स की बनी हुई ट्रैक्ट है कॉर्पस कैलोसम, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है। और ध्यान देंगे कि ये भी मैमेलियन कैरेक्टर है। केवल किसके अंदर पाया जाता है? मैमल्स में। अदर देन मैमल्स ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता। यानी कि अगर हम ह्यूमन और फ्रॉग के ब्रेन को कंपेयर करें, तो फ्रॉग के ब्रेन में क्या एब्सेंट रहेगा? कॉर्पस कैलोसम। पहली बात, अभी मैंने क्या कहा कि पूरा सेरिब्रम कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड? दो। एक हुआ लेफ्ट और दूसरा राइट। क्या दोनों हेमिस्फीयर पूरी तरीके से अलग हैं? नहीं। इनको आपस में जोड़ता कौन है? कॉर्पस कैलोसम। तो हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ के रखने वाला कौन है? कॉर्पस कैलोसम। यह हमारे ब्रेन की सबसे लंबी ट्रैक्ट होती है, इससे लंबी ट्रैक्ट नहीं होती ब्रेन में। और क्या ये कैरेक्टर सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर है? नहीं, केवल किसके अंदर है? मैमल्स में। तो दो हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम की बात की। अब कल अपन बात करेंगे कि सेरिब्रम में कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, एरियाज कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें। तो आज के लिए इतना। ओके।